हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ठीक है, आपका प्रिज्म की शेप ऐसी होती है, 5 फेजेस होते हैं, 1 2 3 4 5। ये 2 आपके ओपेक हैं और ये 3 ट्रांसपेरेंट हैं। लाइट यहाँ से एंटर होती है, फर्स्ट फेज से बेंड होती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, फिर उस साइड जो सेकंड है वहां से बेंड होती है, मतलब डबल रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होके लाइट आपकी बेंड होती है। जनरली जो स्टैंडर्ड प्रिज्म है वहां पे जो ये एंगल है या ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। बट यहाँ पे जो हम केस डिस्कस करेंगे वहां पे आपका प्रिज्म का एंगल एक जनरल एंगल है, एंगल ए। जो ये डायग्राम बनाया गया है ये इस साइड से इस साइड का व्यू है, आपको सिर्फ ये ट्रायंगल दिख रही है। इस ट्रायंगल में जो ये एंगल है प्रिज्म का ये ए है, बाहर जो मीडियम उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 है, यहाँ वाले का n2, यहाँ वाले का वापस n1, सराउंडिंग n1 है और आपका मीडियम n2 है। इस पॉइंट पे आपकी रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो पहला आपका रिफ्रैक्शन हुआ है, क्या ये एंगल R1 कहलाएगा? क्योंकि ये आपका नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बेंड होके रे गई है, यहां पे ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है R1। यहां से दोबारा रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल मैंने मान लिया R2। यहां से जो रे गई नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ एमर्जेंस E बना है आपका। इस पूरे जो टॉपिक में डिस्कस करेंगे हम, वहां पे वी आर कंसर्न्ड अबाउट कैलकुलेटिंग डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसे गई, एक बार डेविएट हुई, फिर 2 बार डेविएट हुई, तो टोटल डेविएशन कितना हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनली उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो आप यहां पे इस डायग्राम में बताएं, क्या R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A? क्या R1 एंगल R1 R2 का जो सम है वो A होगा? ये क्वेश्चन है। कोई भी थ्योरम आप यूज करके बताएंगे अगर ऐसा पॉसिबल है तो क्यों है। मार्क द पॉइंट्स P Q R S। किसी भी अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें P Q R S की, तो क्या अपोजिट साइड्स का सम 180 होता है? तो एंगल A प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। अब आ जाए ट्रायंगल P Q R S में, क्या तीनों एंगल्स का सम R1 प्लस R2 प्लस एंगल R, हाँ जी, मैथ्स वाले हैं क्या यहाँ पे? एम आई करेक्ट? ठीक बता रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं आप जो कह रहे हैं। ये 180 नहीं बनेगा? हाँ जी, 180 बनेगा भाई, ये बता रहे हैं। लग नहीं रहा है, वैसे इसकी बात तो सही लग रही है यार। क्या कह रहे हैं? नहीं, ये दोनों एक्यूट हैं। नहीं, आपकी बात में बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। ये दोनों एक्यूट हैं, रहता है। पर इन्होंने जो सवाल उठाया वो भी वैलिड लग रहा है अभी तो। बट हाँ, पढ़ा तो मैंने भी ये। हाँ जी, नहीं वो तो आपकी बात ठीक है, पर जहां तक मेरी नॉलेज कह रही है अपोजिट एंगल्स का सम, मैं तो 180 मैंने ऐसा मतलब पढ़ा है शायद। हाँ जी, हाँ नहीं वो तो है ही, ये तो आपका यहाँ पे लग ही रहा है। वो तो हो जाएगा, बट मैं वो बोल रहा हूँ कि वो थ्योरम इसका मतलब गलत है।
अपोजिट का 180 नहीं होता? हाँ, ये तो एक बार सर्च करना भाई गूगल। हाँ, लग नहीं रहा है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल वैलिड, दोनों क्यूट हैं, तो 180 नहीं बन रहा है। क्या साइक्लिक माने? सर्कल के अंदर जो रहेगा उसको उसका है। ठीक है, ये ऐड कर ले भाई, मरवाओगे तुम यार। साइक्लिक का या रैंडम का? चलो मैं श्योर करूंगा। जो अभी तक मुझे लग रहा था कि अपोजिट जनरल क्वाड्रिलेटरल का भी 180 होता है, पर यहाँ पे ये पॉइंट तो सही है कि रोम्बस में तो नहीं होता, वो साइक्लिक एक्स्ट्रा कंडीशन है तो वहां हो सकता है वो वाली कंडीशन हो। बट यहाँ पे ये दोनों एंगल्स अगर 90 90 हैं तो ये 180 आपस में हो गए, तो इनका सम बचा हुआ कितना? 180। तो a प्लस आर इज 180, और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल R1 प्लस R2, और ये आपका R, ये भी 180 रहेगा। तो क्या यहाँ पे R कॉमन है, तो R1 प्लस R2 ये हो जाएगा। हाँ जी, R1 प्लस R2 इज A। ठीक है, अब बताएं आप, फर्स्ट इंटरफेस पे आपका डेविएशन कितना होगा? ये हमने निकाल लिया है कि R1 और R2 का सम A होगा। अब आप निकालें डेविएशन एट फर्स्ट इंटरफेस, पहले इंटरफेस पे कितना डेविएशन हुआ है, करें ट्राई। डेविएशन का मतलब है जहां से इंसिडेंट रे गई है, अगर आप उसको डेविएट ना माने, आगे एक्सटेंड कर दें, अगर इस रे को आप आगे एक्सटेंड कर दें, तो ये एंगल आपको निकालना है, ये कितना होगा? I माइनस R1, डेविएशन एट फर्स्ट इंटरफेस इज I माइनस R1। कैसे? एक पेन देना। ये आपका ये साइड है, ये साइड है, क्या ये पूरा एंगल I1 I होगा? I में से R1 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? I माइनस R1। सिमिलरली आप निकालें डेविएशन एट सेकेंड इंटरफेस, ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है, यहां पे आपको निकालना है डेविएशन सेकेंड केस में कितना होगा। इस रे को आप एक्सटेंड कर दें, डेविएशन कौन सा हुआ? ये वाला, क्या E माइनस R2 होगा? दिखाना पहले एक बार। आई यहाँ पे E कौन सा होगा? यहाँ पे इसको आगे एक्सटेंड कर दें, या आप आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये कितना बन गया आपका? ये पूरा E बन गया, और डेविएशन इस साइड से आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये अपोजिट एंगल जो बचा ये E माइनस R2 हो जाएगा आपका। तो डेविएशन एट सेकेंड इंटरफेस इज E माइनस R2। टोटल डेविएशन आप इसको साथ के साथ लेबलिंग करते रहें कि डेल्टा वन क्या है आपका? इंटरफेस फर्स्ट पे डेविएशन 1 2 I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, total deviation becomes I plus E minus A। I प्लस E माइनस A। अब ये बताएं आप, क्या आपका टोटल डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा? करेगा। इसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, एक प्रिज्म है आपके पास, आप एक लेजर लाइट इंसिडेंट कराते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस बार बार उसका चेंज करते हैं, ठीक है? आई के साथ आपका डेविएशन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर उसको आप एक ग्राफ पे प्लॉट करें, ये जो ग्राफ है आपका, ये सिंपली आपका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका ऐसा ग्राफ बनता है।
ये पैराबोला नहीं है, बट हाँ नॉन लीनियर ग्राफ है आपका, पैराबोला जैसा दिख रहा है, पैराबोला एग्जैक्ट नहीं है। एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका डेविएशन मिनिमम हो रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब आप मान लीजिए इसी एंगल पे अगर हो रहा है वो मिनिमम डेविएशन, तो इससे एंगल कम करेंगे तब भी डेविएशन बढ़ जाएगा, और इससे ज्यादा करेंगे तब भी डेविएशन बढ़ जाएगा। एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ आई पे आपका मिनिमम डेविएशन होगा। जब मिनिमम डेविएशन होता है तब दो कंडीशंस आपकी रहती हैं, वो क्या है एक बार देख लें। वो भी जो मैं लिखूंगा अभी वो भी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ही है। जब मिनिमम डेविएशन होगा उस केस में आई और ई बराबर रहेगा। एट मिनिमम डेविएशन I is equals to E. Angle of incidence and angle of emergence is same. ये I और ये E आपका बराबर रहता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम है तो क्या आपका R1 और R2 भी सेम रहेगा? बताएं, क्योंकि स्नेल लॉ लगना है दोनों जगह पे, यहां भी, तो आपका R1 और R2 बराबर रहेगा अगर I और E बराबर है। तो एट मिनिमम डेविएशन I और E बराबर रहता है, प्लस R1 इक्वल टू R2 रहता है। और तीसरी बात, जो ये रे है ये बेस के पैरेलल होगी, मतलब जब भी आपका मिनिमम डेविएशन का केस होगा दिस रे विल पास सिमेट्रिकली पास करेगी, तो बेस के पैरेलल होगी। या आप एक्स्ट्रा अपनी लैंग्वेज में लिख लेना कि दिस रे विल पास थ्रू सिमेट्रिकली एट मिनिमम डेविएशन, देयरफॉर दिस विल बी पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। एक बार यहां तक नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लिख मुझे लिख लिया सबने गुणित? हाँ जी, मैं अभी तक का सीक्वेंस दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बार। देखिए आप, यहां पे रे इंसिडेंट हुई है, पहला रिफ्रैक्शन हुआ, सेकंड रिफ्रैक्शन हुआ, पहले पे डेविएशन आपका कितना है? फर्स्ट डेविएशन I माइनस R1, सेकंड E माइनस R2, टोटल डेविएशन आपका ये आ गया R1 प्लस R2 इज A। तो डेविएशन का जनरल फॉर्मूला आपका ये है, और डेविएशन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। तो डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस को प्लॉट किया तो आपका ये ग्राफ आया। वहां से पता लगा एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल पे ही मिनिमम डेविएशन होता है, उससे इधर जाएंगे तो आपका डेविएशन बढ़ेगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है वो तब होती है जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हैं तो R1 R2 बराबर रहेंगे आपके। ज्योतिका क्यों रहेंगे? अगर I और E बराबर हैं तो R1 R2 बराबर क्यों होंगे? हाँ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे आपका यहाँ पे तो R1 R2 बराबर आएंगे आपके। ठीक बात है। और इसके बाद
इसके बाद यहीं तक हमने किया है। अब वहां पे आपने जनरल निकाली वैल्यू डेविएशन की, नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मिनिमम डेविएशन का एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या? नहीं, जीरो नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। देखो एक बात है यहाँ पे जो आई की पॉसिबल वैल्यूज है ना, वो जीरो से स्टार्ट ना होगी, हमने आगे से स्टार्ट की है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपकी रे एमर्ज नहीं होगी, है ना, TIR हो जाएगा एक फेज से। तो हमने वो सिर्फ वैल्यूज ली हैं आई की जहां पे रे इंसिडेंट भी हो रही है और एमर्ज भी हो रही है, उनके लिए डेविएशन फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो मिनिमम जीरो नहीं होगा। अब आप इस पॉइंट पे, लेट्स से इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट P, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट P। N1 sin I इक्वल टू N2 sin R। यहां से आप R की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हमने मान लिया, R1 प्लस R2 आपका A होता है, आपको पता है, ये लिख रखा है हमने। तो क्या R प्लस R इक्वल टू A, R इक्वल टू A/2 हो जाएगा। तो वहां पे आप R की जगह A/2 पुट करेंगे, और यहां पे जो मिनिमम डेविएशन आपका आएगा, ये आपका आया था I प्लस E माइनस A जनरल डेविएशन। अगर मिनिमम डेविएशन की बात करेंगे तो ये बराबर रहेगा आपका 2I माइनस A। यहां से आप I निकाल लेंगे, I इक्वल टू मिनिमम डेविएशन प्लस A/2। ठीक है, यहां तक स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, R निकाल लिया, यहां से I निकाल लिया। पुटिंग वैल्यू ऑफ I एंड R इन दिस एक्सप्रेशन, N1 साइन मिनिमम डेविएशन प्लस A/2 N2 साइन R इज A/2। इस एक्सप्रेशन में आपको अगर N1 N2 और A पता हो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग ऑफ प्रिज्म एंड A are known, we can find out minimum deviation। प्रिज्म के केस में हमने क्या किया, दो फेसेस पे डबल रिफ्रैक्शन देखा, और वी आर कंसर्न टू कैलकुलेट द मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है सराउंडिंग का, प्रिज्म का, और एंगल ऑफ प्रिज्म पता है, तो आप मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। हाँ हाँ, क्या करें, ए आपका क्या है, R1 R2 के बराबर है, आई आर के बराबर कहाँ है, कैसे हो जाएगा? आई इक्वल टू ई है, आर के बराबर थोड़ी ना होगा। अगर आई आर के बराबर हुआ तो इसका मतलब रेस सीधी जा रही है, बेंड नहीं हो रही। आई और आर बराबर नहीं है, ये आपका आ जाएगा। हाँ जी, डन, लिख लिया यहाँ तक।
अब इसी रिजल्ट को हम अप्रोक्सीमेट करेंगे फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन कितना होगा ये निकालेंगे। अगर थिन प्रिज्म है इसका मतलब आपका जो एंगल है, एंगल ए इज वेरी स्मॉल, एंगल ए इज वेरी स्मॉल। अगर ए बहुत स्मॉल है, बहुत ध्यान से बताना, अगर ए बहुत स्मॉल है तो क्या डेविएशन भी स्मॉल होगा? वाई, क्या लॉजिक है इसका? सबसे सिंपलेस्ट लॉजिक जो है, अगर ये बहुत छोटा हो गया, हाँ 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 हाँ, अगर ये बहुत थिन है तो दीज टू फेसेस आर ऑलमोस्ट पैरेलल। अगर पैरेलल है लगभग लगभग, पैरेलल स्लैब के केस में आपकी रे लेटरली शिफ्ट होती है, डेविएट नहीं होती, डेविएशन जीरो होता है। तो जब ये ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे तो डेविएशन बहुत कम हो जाएगा। थिन प्रिज्म के केस में अगर ए इज वेरी स्मॉल देन मिनिमम डेविएशन इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। यहां पे देखें ध्यान से, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो पूरा एंगल छोटा हो जाएगा, वहां भी ये एंगल भी छोटा है आपका। फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एंगल साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। ठीक है, आप यहां पे देखें क्या बनेगा, n1 साइन हट जाएगा, a/2 इक्वल टू n2 a/2। इसको सिंप्लीफाई करें और डेविएशन एक साइड निकालें, देखें क्या आएगा। हाँ जी, हाँ, मिनिमम डेविएशन निकालना है आपको इन केस ऑफ थिन प्रिज्म। n1 वहां चला जाएगा प्लस a n2/n1a, यहां लिख रहा हूं, उसके बाद n2/n1 minus 1 into a, minimum deviation becomes n2 minus n1 by this is minimum deviation in case of thin prism। और इसको भी आप अगर ये करना चाहें, if surrounding medium is air, if surrounding medium is air then n1 is equals to a और n2 को मान लें आप एक बार म्यू। अगर सराउंडिंग मीडियम आपने एयर मान लिया तो n1 आपका n1 आपका 1 हो गया और n2 आपका म्यू हो गया। तो दिस फॉर्मूला बिकम्स मिनिमम डेविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये बहुत बार बार यूज होने वाला फॉर्मूला है, मिनिमम डेविएशन इन केस ऑफ थिन प्रिज्म। वो कम यूज होगा, ये ज्यादा यूज होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लें। मुस्कान ठीक है?
बताएं एक बार पूरा सीक्वेंस किसको समझ में आया है? आयुष, सीक्वेंस क्लियर है पूरा? समझा दें एक बार। डिफ्रैक्ट नहीं, रिफ्रैक्ट। आप बताएं मान। स्पेशल के स्नेल्स को लगा के और कितनी डेविएशन और उसके लिए फिर एक स्पेशल केस ले लिया जिसमें काफी और उसके अंदर ठीक है ना? देख ले एक बार क्या पॉइंट कन्वे करना चाह रहा हूं फाइनली। प्रिज्म के अंदर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, ठीक है, 2 बार रिफ्रैक्शन से 2 बार डेविएशन हुआ, तो आपका डेविएशन का जनरल फॉर्मूला आ गया I प्लस ई माइनस ए, ठीक है। फिर हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करने से आपका डेविएशन बार बार चेंज हो रहा है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ आई पे वो मिनिमम डेविएशन आ रहा है। जहां पे मिनिमम डेविएशन है वो आपको ध्यान रखना है बस। मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब रेस के बीच में सिमेट्री होगी, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई होगा और बीच वाली लाइन पैरेलल होगी बेस के। जब सिमेट्री बनेगी तब आपका मिनिमम डेविएशन होगा। वहां पे आपका आई और ई बराबर होता है और R1 और R2 बराबर होते हैं, तो वहां से वो यूज करके और स्नेल्स लॉ लगा के हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया जिससे हम मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हैं इफ n1 n2 एंड a आर नोन। फिर इसी को हमने अप्रोक्सीमेट किया फॉर थिन प्रिज्म और आपका फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन बाय प्रिज्म। डिस्पर्जन बताएं क्या होता है, क्लास 10th में आता है। हाँ जी, हाँ, व्हाइट लाइट आपकी जब 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है तो उसको डिस्पर्जन बोलते हैं। क्यों होता है डिस्पर्जन? क्या कोई आपने मतलब कि प्रिज्म के अलावा छोड़ दो आप, कोई जनरल आपने ऐसे हर रोज की लाइफ में देखा है डिस्पर्जन? हाँ जी, हाँ, रेनबो डिस्पर्जन है एक तरीके से। और कोई? हाँ, सीडी के ऊपर भी होता है। इसके अलावा जो आपका नॉर्मल स्केल होता है, स्केल को भी आप थोड़ा टिल्ट करके देखें तो कलर्स दिखते हैं आपके उसके अंदर, तो वो सारा डिस्पर्जन है। डिस्पर्जन बेसिकली होता क्यों है, क्या बेसिक रीजनिंग है? डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यही रीजन है। मैं अगर बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 तो ये स्टेटमेंट टेक्निकली इनकरेक्ट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मीडियम और वेवलेंथ दोनों का कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है। अगर मैं ये बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर रेड लाइट इज 1.51 तो वो आपकी अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। तो जब व्हाइट लाइट के अंदर 7 अलग अलग लैम्डा हैं तो सातों अलग अलग लैम्डा के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो आपकी बेंडिंग अलग अलग होगी। बेंडिंग अलग होगी तो 7 कलर ब्रेक हो जाएंगे आपके, ठीक। ये आपकी व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई यहाँ पे, ये नॉर्मल है आई, यहाँ पे ये बताएं कौन सा कलर ऊपर होगा और कौन सा नीचे होगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर वी होगा, ऊपर आर होगा। ऐसा क्यों? पहले बताएं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है?
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। कहां से आया ये रिलेशन कहां से आया? हाँ जी, हाँ ये आपका आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c बाय v, c इज लैम्डा बाय t या फ्रीक्वेंसी, दोनों मीडियम में c और न्यू सेम है, लैम्डा का अंतर आएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम तो सबसे कम बेंड हुआ, ज्यादा होता तो ज्यादा बेंड होता, तो इसलिए रेड ऊपर रहेगा और वोलेट नीचे आएगा। ये आपका डिस्पर्जन होता है। आप डेफिनेशन लिख लें, phenomenon of splitting of light, phenomenon of splitting of light, हाँ जी, हाँ आप उसको और बेटर करना चाहें तो व्हाइट लाइट कर सकते हैं। phenomenon of splitting of white light into its component colors, is known as dispersion, अगली लाइन, pattern of color component of light is called the spectrum of light, is called spectrum of light। Phenomenon of splitting of white light into its component colors is known as dispersion। Pattern of color component of light is called spectrum of light। इसके बाद आपका आता है डिस्पर्सिव पावर, इसी का सब टॉपिक है। बेसिकली जो डिस्पर्जन है आपका वो ये बिखराव हुआ, कि जितना बिखराव हुआ आपका वही डिस्पर्जन है। आप ये देखें, इंसिडेंट रे आपकी ऐसे जा रही थी, जो रेड लाइट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है और वॉयलेट इस डायरेक्शन में। अगर मैं बात करूं डेविएशन ऑफ वॉयलेट, तो क्या ये एंगल डेविएशन ऑफ वॉयलेट है? ये आपका डेविएशन ऑफ वॉयलेट है। क्या ये आपका डेविएशन ऑफ रेड है? तो जो आपका लाइट का स्प्रेड हुआ वो कितना हो जाएगा? आपकी जो डिस्पर्सिव पावर होगी वो स्प्रेड के प्रोपोर्शनल होगी, कि कितना आपकी लाइट स्प्रेड हुई है कितने एंगल पे। डिस्पर्सिव पावर को आप डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल ओमेगा, एंड इट इज डेविएशन ऑफ वॉयलेट कलर रेड अपॉन डेविएशन ऑफ येलो। येलो आपका मीन डेविएशन ले लिया गया है, हालांकि यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट बीच में दिख रही होगी, बट ऐसा रहा होगा शायद कि वॉयलेट ऑलमोस्ट बीच में लाई करती होगी और वो बाकी सारे कलर्स ज्यादा मतलब कम स्पेसिंग के साथ होंगे, तो वाई को आप मीन डेविएशन कंसिडर करते हैं। तो मीन डेविएशन के रिस्पेक्ट में, के रिलेशन में आपका स्प्रेड कितना हुआ है, दैट इज डिफाइंड एज डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, एक तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। अगर यहां पे मैं इन डेविएशंस को मिनिमम डेविएशन मानूं, बेसिक फॉर्मूला ये हो गया। अब इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं फॉर अ थिन प्रिज्म। अगर थिन प्रिज्म है तब डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? अभी अभी आपने निकाला डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म, तो आप बताएं डेविएशन फॉर वॉयलेट लाइट कितना हो जाएगा? म्यू वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, म्यू आर माइनस 1
ए म्यू वाई इंटू ए, वहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, इसको आप ओपन अप करेंगे तो क्या एक टर्म कटेगा, ए वाला कटेगा, तो म्यू वी माइनस म्यू आर बनेगा, इंटू ए आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आप सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई, दिस इज डिस्पर्सिव पावर ऑफ थिन प्रिज्म। ऊपर वाला आपका जनरल है, नीचे वाला थिन प्रिज्म के लिए वैलिड है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज की क्लास में। कल आपकी क्लास नहीं है, 12th की क्लास नहीं है, बाकी तो रहेंगे अपनी। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 55 to 75। थैंक यू।